वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम एक विमीय और द्विपरमाणु चालक के लिए जो कंपन विधा वर्णक्रम है उसको देखेंगे। देखो, इससे पूर्व की कक्षा में हमने एक परमाणविक जालक है उसका अध्ययन किया था। यहाँ जो जालक है उन जालक बिंदुओं पे जो एक के बाद एक एकांतर क्रम में दो अलग अलग परमाणु रखे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक NaCl का जो है चालक ले सकते हैं, जिसमें एक सोडियम परमाणु, उसके बाद क्लोरीन परमाणु, फिर एक सोडियम परमाणु। यहाँ देखिए कि जो परमाणु है वो अलग अलग हैं और उन परमाणुओं के जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एकल द्रव्यमान न मानकर दो द्रव्यमान M1 और M2 मानेंगे। तो जैसे कि ये M1 द्रव्यमान है और इस M1 द्रव्यमान के बाद में या इससे पहले क्या होगा, दूसरा द्रव्यमान होगा वो M2। ये इसके बाद में ऐसे M2। जालक नियतांक को हम यहाँ A ही मान रहे हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में जो दूरियां हैं वो A ही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान रहे हैं उसको। M2 के बाद वापस क्या होगा, M1 होगा और इसके बाद ऐसे क्रमागत रूप से इनका अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए किसी समय जो परमाणु है उस M2 को परमाणु को हम डिनोट कर रहे हैं 2n से, तो M1 जो है वो क्या हो जाएगा 2n + 1 और इससे पहले वाला की स्थिति हम क्या लिखेंगे 2n - 1। तो इसी प्रकार अगर मान लो एक हम M1 के बाद में दर्शाना चाहें जो कि कौन होगा, परमाणु M2 होगा, और इस M2 के लिए इसकी स्थिति क्या होगी 2n + 2 इस प्रकार हम इनके स्थितियों को दर्शाते हैं। A जालक नियतांक है, तो यानी एक M1 M2 के बीच दूरी A है, तो यहाँ फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी A, तो A और A कितनी होगी 2। इस प्रकार जितने भी आएंगे उनके बीच की दूरी को हम A के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए कि ये जो परमाणु है ये हम एक स्प्रिंग से जुड़े हुए मान सकते हैं, और मान लीजिए किसी समय इनमें अगर कोई कंपन हो रहे हैं उसके कारण किसी एक का विस्थापन है वो हम ज्ञात करना चाहें, तो M2 का जो विस्थापन है उस पर M1 और इधर वाले M1 का इफेक्ट रहेगा, और M1 पर जो विस्थापन है उसके लिए M2 और इधर वाले M2 यानी पास वाले परमाणुओं का ही प्रभाव मापनीय होगा, अन्य का क्या माना जाएगा, नगण्य। तो जैसे मान लीजिए किसी ये इनकी माध्यावस्था है, और इस माध्य अवस्था से जैसे N2n का जो विस्थापन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं U2n से। तो N2n + 1 का किससे रिप्रेजेंट करेंगे 2n + 1 U को हम यहाँ लिखेंगे विस्थापन के रूप में, और इसी प्रकार इसके विस्थापन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n + 2 से, और 2n से पहले वाले के विस्थापन को हम निरूपित करेंगे। ये मान लो इधर विस्थापित हो जाते हैं तो ये दोलन कर रहे हैं, ऐसे भी मान सकते हैं इन दोनों को, ऐसे भी मान सकते हैं। एक बार हम सरलता के लिए इनके दोनों को इस दिशा में मान लेते हैं, तो इसका जो विस्थापन है वो हो जाएगा 2n - 1। अब एक परमाणु चालक के लिए हम ये बता चुके हैं कि यहाँ जो दोलन गति का जो समीकरण होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए M1 के लिए दोलन गति का समीकरण लिखना है, तो M1 के लिए दोलन गति का समीकरण बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ द्रव्यमान M1 और त्वरण यहाँ देखिए क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं M1, और इस M1 को मैं 2n + 1 है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा d2u2n + 1/dt², एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हम पहले वाले में ज्ञात कर चुके हैं, क्या आ जाएगा विस्थापन। देखिए यहाँ पर विस्थापन इसका ज्ञात करने के लिए हमने ये माना था कि 2n - u2n और 2n - u2n + 2, यानी इसके में से इसका विस्थापन
और इसमें से इसका विस्थापन घटा दीजिए, उनके कारण दो प्रत्यास्थ बल आएंगे और उन दोनों प्रत्यास्थ बलों का जो परिणामी होगा वो कुल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट लेते हुए हम इसको ज्ञात करें तो ये मान आएगा u, ये आ जाएगा 2n + 2 और प्लस u 2n और माइनस इसमें से 2 बार इनको घटाएं तो ये आ जाएगा 2 बार u 2n + 1। इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार m2 के लिए आप दोलन गति की समीकरण लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा m2 और उसका विस्थापन किससे निरूपित किया जाता है 2n से u2n से, तो ये हो जाएगा त्वरण हो जाएगा d2u2n dt² एंड दिस इज इक्वल टू, ये बीटा क्या है स्प्रिंग बल नियतांक, और यहाँ पे जो बल से बंधे हुए हैं इन बलों के लिए क्रिस्टल के लिए बल अन्योन्य बल नियतांक हो जाएगा ये बीटा। और यहाँ देखो 2n पर किसका विस्थापन 2n - 1 का और 2n + 1 का है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाएगा u 2n + 1 और प्लस u 2n - 1 और माइनस 2 u 2n। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार दोलन गति की समीकरणों को हमने लिख दिया। अब देखिए कोई भी दोलन कर रही कण है, उस कण के किसी समय विस्थापन का जो समीकरण है उसका सामान्य रूप u = a e⁻ माइनस क्या होता है kx होता है। अगर आप kx को पहले लिखना चाहो तो -kx - ωt भी लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर x जो है वो बताता है उस जिस कण की आप स्थिति की बात कर रहे हो उसका प्रारंभिक अवस्था से विस्थापन। तो ये समीकरण हम दोनों m1 और m2 दोनों के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं m1 के लिए लिखना चाहूँ तो m1 का विस्थापन क्या है 2n + 1 है, उससे निरूपित किया जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू m1 कण, क्योंकि दोनों कण का आयाम है, दोनों कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है अलग अलग है, इसलिए इन दोनों कणों का जो आयाम होगा वो भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो m1 का जो आयाम है वो मैं मान लेता हूँ a1। ठीक है, तो ये आ जाएगा a1 और e⁻ जो है ωt माइनस दोलन की आवर्ती है, ये हम क्या करते हैं यहाँ प्रारंभ में इसको क्या कर लेते हैं एक समान मान लेते हैं। हालांकि दोलन की आवर्ती है वो द्रव्यमान के अलग अलग होने पर इसके मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दोलन क्या नहीं है स्वतंत्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो आवर्ती होगी वो हमें किसी एक पर्टिकुलर समय पर उन स्थितियों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए उस दोलन आवर्ती को हमें क्या मानना पड़ेगा एक समान मानना पड़ेगा। तो वो काम हम यहाँ पहले ही कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा आवर्ती ओमेगा, यानी ω1 ω2 लिखने के बजाय हम यहाँ ओमेगा ही लिखेंगे। ये शर्त हमने पहले ही लगा दी। कुछ बुक में इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ ω1 और यहाँ ω2 मान के फिर बाद में ω1 = ω2 बताया जाता है, लेकिन हम यहाँ इसको पहले ही यूज में ले लेते हैं। तो माइनस, अब देखिए k × x कौन से कण का 2n + 1 में, तो 2n + 1 में कण का प्रारंभ से देखिए कितना विस्थापन होगा, दो परमाणुओं के बीच में विस्थापन है a का। तो यहाँ ये कौन सा परमाणु है 2n तक कितना विस्थापन हो गया 2na, और 2n + 1 के लिए क्या हो गया 2n + 1a। तो ये हो जाएगा k × 2n + 1a। ठीक है, तो यहाँ तो बड़े कोष्टक में लिख देते हैं। ये आ गया 2n + 1 के विस्थापन का समीकरण। इसी प्रकार अगर 2n का समीकरण लिखना पड़े, यानी कि m2 कण के आवर्त गति का समीकरण अगर लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, यहाँ उसका जो आयाम है उसको मैं लिखता हूँ a2 से। कौन से कण के लिए m2 कण के लिए, तो e⁻ ωt - k, और 2n कण के लिए स्थिति क्या होगी 2na, तो इंटू 2na। एक बार इसको ऐसे लिख देता है तो 2 को पहले लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। और अगर मैं समीकरण 1 को देखूं तो यहाँ पे 2n + 1 2n है और 2n + 2 है, तो एक मैं 2n + 2 जो है उसके विस्थापन को बताना चाहता हूँ।
देखिए 2n प्लस 2 कौन सा कण है, m2 है, तो इसलिए इसका जो समीकरण है वो किससे लिखा जाएगा, 2n वाले से लिखा जाएगा। तो u 2n प्लस 2 इज इक्वल टू, आयाम क्या काम में आएगा, a2 काम में आएगा, m2 कण के लिए ना, और इंटू e टू द पावर ओमेगा टी माइनस के, और इसकी स्थिति क्या है, 2n प्लस 2a है। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 5। तो ये एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ समीकरण 3 को हम 2 बार अवकलित कर देते हैं समय के सापेक्ष, क्योंकि हमें किसका मान मिल जाएगा, d2u2n प्लस 1 dt स्क्वायर का। तो आप जानते हो कि इसका अगर मैं d2u2n प्लस 1 बाई dt स्क्वायर ज्ञात करूं, तो सिर्फ t के सापेक्ष अवकलन करना है, ये राशि मानी जाएगी कांस्टेंट। तो t के लिए इसका बार बार आइटा ओमेगा, पहली बार वो का वही, फिर दोबारा आइटा ओमेगा, तो मीन्स क्या आ जाएगा, आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, वापिस ये का ही पद आ जाएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ a1 e टू द पावर आइटा ओमेगा t माइनस के इंटू 2n प्लस 1a। ये आ गया समीकरण नंबर 6। देखिए समीकरण 3, 4, 5 और 6 जो है, इन मानों को अगर हम समीकरण 1 में पुट करें तो हमें एक नई समीकरण प्राप्त होगी, जिसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए d2u dt स्क्वायर अगर अपने लिखें तो ये आ जाएगा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू वो a1 e टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के इंटू 2n प्लस 1a, एंड दिस इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड लिख दिया हमने, और अब राइट साइड लिखेंगे तो यहाँ आ गया बीटा, एंड व्हाट इज u2n प्लस 2, u2n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास में a2। देखिए u2n प्लस 2 और u2n में अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ कि अगर मैं इस प्लस 2a k2a पद को अलग लें, तो ये यहाँ k2na रह गया, और e टू द पावर आइटा माइनस का ये अलग आ जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये सही रहेगा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो 2n प्लस 2a जो है इसको लिख दिया 2na, और यहाँ पे e टू द पावर ये आइटा और ये माइनस का है, तो माइनस आइटा के इंटू क्या आ जाएगा 2a, ये अलग आ जाएगा। यहाँ मैं यही लिखता हूँ पद, ये 2 आइटा ओमेगा टी माइनस 2kna, ठीक है, और e टू द पावर माइनस 2 आइटा ka और प्लस u2n, दिस इज इक्वल टू a2 e टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 2kna, और माइनस 2 u2n प्लस 1, तो u2n की वैल्यू वहाँ से a1 e टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस k, ठीक है, और इस पद को मैं 2na के रूप में अलग करूं, देखिए यहाँ भी इसको हम अलग कर लेते हैं 2nka और माइनस का ka और आइटा, तो e टू द पावर माइनस आइटा ka यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। ये कई काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 2na और e टू द पावर माइनस आइटा के, ये अलग लिखा गया, ठीक है। यहाँ से इन सब काम का बेनिफिट क्या हुआ कि ये e टू द पावर आइटा ओमेगा टी, e टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 2kna और माइनस 2kna सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा वो देखिएगा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर a1 e टू द पावर माइनस आइटा के,
एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ A2 e टू द पावर माइनस 2 आइटा के ए और प्लस A2, यहाँ सिर्फ A2, सॉरी A2 नहीं कैंसिल होगा, A2 तो रहेगा और बाकी का ये कैंसिल हुआ, और माइनस का 2A1 e टू द पावर माइनस आइटा के। हम एक काम करते हैं, इस पूरे समीकरण को e टू द पावर प्लस आइटा के ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e टू द पावर मीन्स होल इक्वेशन को e टू द पावर प्लस आइटा के ए से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस आइटा के ए से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक रह गया, और यहाँ A2 के साथ में e टू द पावर प्लस आइटा के ए आ गया, और e टू द पावर प्लस आइटा के ए से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। ठीक है, तो ये इसको और सरल कर लें हम, तो माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर A1 इज इक्वल टू बीटा। इन दोनों में देखिए A2 कॉमन आ गया, ये बीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये रह गया e टू द पावर माइनस आइटा के और प्लस e टू द पावर प्लस आइटा के और माइनस 2 बीटा A1। यहाँ e टू द पावर माइनस आइटा के e टू द पावर प्लस आइटा के का जो योग है वो होता है 2 कोस के। तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर A1 इज इक्वल टू बीटा A2 2 कोस के ए और माइनस 2 बीटा A1। अब हम A1 A2 के पदों को एक तरफ लेके लिखते हैं, तो ये टर्म इधर आके हो गई प्लस की, तो ये रह गया 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर A1, और ये टर्म इधर आके होगी माइनस की, माइनस का 2 बीटा A2 कोस 2 बीटा कोस के ए इंटू A2 इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये हो गई समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो ये मान हमने लिखे हैं, इन मानों को 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 के लिए अगर हम लिखेंगे तो 2n माइनस 1 कौन से की बात हो जाएगी, m1 वाले की, तो 2n माइनस 1 के पदों में ये लिखा जाएगा। इन सब मानों को और 2n का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे और हल करेंगे तो हमें एक समीकरण 7 के जैसा रूप प्राप्त होगा। तो वो क्या होगा वो मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, ये काम आप पे छोड़ दिया कि आप इसी प्रकार जैसे मैंने समीकरण नंबर 7 समीकरण 1 में विभिन्न विस्थापनों के मान रख के ज्ञात किए, आप समीकरण 2 में उन मानों को ज्ञात करके ये ऐसी समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये दोनों समीकरण हमारे काम की है, इसलिए इन समीकरणों को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। समीकरण 7 को लिख देते हैं पहले, टू बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर A1 माइनस 2 बीटा कोस के ए A2 इज इक्वल टू 0। 7 इक्वेशन, और इक्वेशन 8 हो जाएगी माइनस 2 बीटा कोस के ए A1 माइनस यहाँ लिख दिया, और प्लस 2 बीटा माइनस यहाँ m1 की जगह आ जाएगा m2, और ओमेगा स्क्वायर A2 इज इक्वल टू 0। योग समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 आपको बताया आपको ज्ञात करनी है और इजीली ये ज्ञात हो जाएंगे। देखिए अब समीकरण 7 और समीकरण 8 के अशून्य हल होने की शर्त क्या होगी, हम जानते हैं सारणिक हमने पढ़े हैं। तो इसके अशून्य हल होने की A1 A2 जो है इनके मान क्या हो, अशून्य हो। इस स्थिति में क्योंकि अगर A1 A2 दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोलन हो ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए इसके अशून्य हल होने के लिए आवश्यक क्या है, इसके गुणांकों के लिए क्या होना चाहिए, तो गुणांकों को हम लिख लेते हैं
2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और a2 का गुणांक क्या है -2 बीटा कोस के, और इसी प्रकार इधर -2 बीटा कोस के a1 का गुणांक, और a2 का गुणांक समीकरण नीचे वाली में 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये m2 आएगा ना, ये चलिए, तो अब इसका मान 0 करके हम इसको हल करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए, 4 बीटा स्क्वायर और 2 बीटा इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर। अब इस पद को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा की घात 4। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीपल माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस में लिखा जाएगा, तो ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के a, ये सब क्या हो गया 0। इसको हल करें, 4 बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, ये रह गया 1 माइनस कोस स्क्वायर के, और यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, तो अंदर रह गया m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर, और ये रह गया प्लस m1 m2 ओमेगा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ओमेगा की घात 4 वाले पद को पहले लिख लेते हैं, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर के क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ m1 m2 ओमेगा की घात 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 और प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ओमेगा की घात 4 के जो गुणांक है उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो m1 m2 यहाँ हर में आ गया, इन सब के मानोगे m1 m2, और यहाँ ये ओमेगा की घात 4 के रूप में एक समीकरण मिली है। देखो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को कुछ मान लूँ तो यह ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या है, ये एक द्विघाती समीकरण है ना। ओमेगा स्क्वायर के लिए द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा के लिए नहीं है क्योंकि ओमेगा की घात कितनी है 4, तो ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ कुछ माना जाए तो उसके लिए ये क्या है, द्विघात समीकरण। यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा नहीं, अब ये लिया। ठीक है, तो अगर ये एक ओमेगा स्क्वायर के लिए द्विघात समीकरण है तो इसका हल है वो क्या होगा, ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसका जो हल है वो क्या होगा, देखिए ये भी एक समीकरण बार बार काम आएगी, तो उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हल क्या ज्ञात किया जाएगा, 1/2a, 1/2a का ओमेगा का मल्टीपल, ओमेगा की घात स्क्वायर का जो वर्ग है ओमेगा 4 उसका मल्टीपल है 1 और a का मान। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2 बड़ा कोष्टक माइनस b, तो माइनस यानी कि ये जो गुणांक है ओमेगा स्क्वायर वाला पद है इसका माइनस, तो इट मीन ये हो जाएगा 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक, और प्लस माइनस फिर आगे वाला जो पद है वो किस में आएगा, घात 1/2 में आएगा, तो आगे वाला पद जगह ज़्यादा चाहिएगी हमें। फिर वापस b स्क्वायर, तो b पद यही है, इसका स्क्वायर कर दें, 4 बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a1 है और c ये रहा, तो 4 4 हो गया 16 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के a अपॉन m1 m2। ये लीजिए इसकी घात क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, यहाँ इस 2 से ये 2 और यहाँ से 4
और यहाँ से भी 4 आप कॉमन ले लो बाहर, तो अंडरूट में है तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पद, हाँ ध्यान दीजिए ये घात सिर्फ इसकी है, इसकी घात 1/2। ये हो गया समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 हमें ओमेगा स्क्वायर के मान देता है। लो भी इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 क्लासों में पूरा करेंगे। आज हमने इसका जो गणितीय रूप है ये प्राप्त किया है, जो कि ओमेगा स्क्वायर को परिभाषित कर रहा है। यह देखो ओमेगा के मान नहीं आया है, ये किसका मान आया, ओमेगा स्क्वायर का। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर के लिए 2 मान होंगे, एक तो जब हम ये प्लस काम में लेंगे और एक क्या काम में लेंगे, माइनस। कि जब प्लस साइन काम में लेंगे तो आगे वाला पद इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है इसका मतलब इस ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो अधिक आएगा। उन ओमेगा स्क्वायर के अधिक मानों से संबद्ध जो आवर्तियां होती है वह प्रकाशीय शाखा कहलाती है। समझा ये बात, जब क्या काम में लेंगे, प्लस। और जब हम माइनस काम में लेंगे तो कम आवर्तियों का समूह हमें प्राप्त होगा। वह कम आवर्तियों के जो समूह है मानों के, वह कहलाती है ध्वनिक शाखा। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो है, अगर हम इस इक्वेशन में प्लस लेते हुए अगर इसको हल करें और जो हमें मान मिलते हैं वह आवर्तियां कहलाती है किसमें, प्रकाशिक शाखा में संबंध आवर्तियां। नाम और इनका नाम क्यों पड़ा है प्रकाशिक ध्वनिक, उस पर और बात करेंगे हम। और अगर हम माइनस साइन काम में लें तो हमें कम आवर्ती के मान प्राप्त होंगे और वो कहलाती है ध्वनिक शाखा। इन प्रकाशिक शाखा और ध्वनिक शाखा को हमें इस मॉडल के लिए विस्तार से समझना है। आगे की हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम विभिन्न अवस्थाएं रखते हुए, विभिन्न मान रखते हुए हम ओमेगा स्क्वायर के मान ज्ञात करेंगे। और यहाँ m1 m2 है वो हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बीटा है वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पर कौन सी राशि है जो क्रिस्टल में, जालक में परिवर्तित हो रही है, वो राशि है तरंग संचरण नियतांक के। तो ये समीकरण असल में ओमेगा स्क्वायर और किसके बीच में है, के के बीच में। या हम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम ये कह दें कि ओमेगा और के बीच में। तो अगर कोई भी समीकरण या कोई भी संबंध जो ओमेगा और किसके मध्य होता है, संचरण नियतांक के मध्य होता है, वह क्या कहलाता है, परिक्षेपण संबंध। ठीक है, डिस्पर्सन रिलेशन। और डिस्पर्सन रिलेशन हमें यह बताता है कि उस माध्यम में तरंग का जो व्यवहार है वह कैसे निर्भर करेगा। समझा ये बात। अगर ओमेगा और के बीच में निर्भरता लीनियर है, यानी ओमेगा है वो के डायरेक्ट समानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा माध्यम है वह सतत माध्यम का व्यवहार करता है और उस माध्यम में तरंग का जो वेग है वह माध्यम में तरंग की आवर्तियों पर निर्भर नहीं करता। समझ आई बात। इसके विपरीत अगर ओमेगा और के मध्य संबंध रेखिक नहीं हो, रेखिक का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, अगर हम इनके मानों को पुट करें, अगर यह मान रेखिक नहीं है, मान लीजिए वक्राकार है, इसका मतलब ये होगा कि यह जो जालक होगा वह उन तरंगों के लिए
असतत माध्यम का व्यवहार करेगा और वहाँ तरंग का जो वेग होगा वह आवर्ती पर निर्भर करेगा। समझे बात? जैसे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपित हो जाना, यानी कि वहाँ पे हर रंग की जो आवर्ती है तरंग दैर्ध्य वो अलग अलग होने के कारण उनका जो वेग है वह अलग अलग होता है, और जिसके कारण उनका जो विचलन कोण है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए वहाँ विक्षेपण की घटना हमें मिलती है। तो उसी प्रकार हम ओमेगा और के के बीच में जो परिक्षेपण संबंध है इसको समझना हमारे लिए इस टॉपिक का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपने को समीकरण दिख रही है कि इसका मान कैसा आएगा, लेकिन देखिएगा हम इसको बिल्कुल आसान समीकरणों के रूप में हल करके हम ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन है उसको विस्तार से अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू।